कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं कि बताओ ई नॉट रिडक्शन किसका ज्यादा होगा, मैग्नीज का या आयरन का? किसका रिडक्शन ज्यादा होगा? तो वैसे तो रिडक्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये कुछ केस एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो हम सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बेस पे कंपेयर कर पाएंगे। जैसे अगर तुम्हारा राइट साइड वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, ये रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेकिन अगर तुम्हारा उल्टा लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल है तो फिर रिएक्शन नहीं होएगी, तो पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो राइट वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ये वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इफ दिस इज मोर स्टेबल, पोटेंशियल ज्यादा हो। तो करके देखते हैं। जैसे सॉल्यूशन हमें सिर्फ इतना लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने कल टॉपिक पढ़ा है उसके बेस पे, कि 3 और 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो मैग्नीज 3 पॉजिटिव तो आई थिंक D4 है ना। 2 पॉजिटिव क्या है, D5 है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, D5। हाफ फील्ड स्टेबल है, हाफ फील्ड स्टेबल। अगर ये स्टेबल है तो हम कहेंगे यस, इसके चांसेस हैं ज्यादा बनने के। आयरन 3 से आयरन 2 अगर देखें तो आयरन 3 इज 3D6 या 3D5। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 पॉजिटिव 4s में से 2 निकल के, ये क्या बन गया, 3D6। तो इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल। तो आपको बताया राइट साइड वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इट मीन ये वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये वाला पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको, ठीक है, देना जितेंद्र आंसर। ऐसे किन टेक्स्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखो क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग एंड मैग्नीज 3 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग। क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज reducing agent but manganese 3 positive is oxidizing. Both have D4 configuration. दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D4। तो ट्राई करके देखो। तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग का मतलब हमें चेक करना है भी क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्या ये कल T2G3 पढ़ा था हमने, स्टेबल है। तो फिर हम कहेंगे यस, इसके चांसेस ज्यादा हैं। चांसेस ज्यादा हैं मींस इट विल इजीली गेट ऑक्सीडाइज्ड, सो बेटर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बट अगर मैग्नीज 3 की बात करें तो मैग्नीज 3 मैग्नीज 2 में जाएगा, क्योंकि ये D4 है और ये D क्या है, 5, और D5 हाफ फील्ड स्टेबल है। अगर ये हाफ फील्ड स्टेबल है तो 3 से 2 जाना मीन्स रिडक्शन। रिडक्शन होएगी तो बेटर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर देंगे भी, ये सही हो जाएगा। इसे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर लोगे बेटा ये? क्या किसी तरह वनेडियम 2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हो? स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम D3 हो जाएगा, D3 अगेन T2G3। तो वनेडियम 2 पॉजिटिव का भी एक लाइन में लिखा हुआ उसने स्टेबिलिटी का रीजन, ये भी क्या है, T2G3।
ठीक है, तो ये भी ऐड कर हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लो, कॉपर 2 पॉजिटिव is more stable in aqueous. Copper 2 positive is more stable in aqueous medium due to its high hydration energy. Copper 2 positive is more stable in aqueous solution due to its high hydration energy. ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कॉपर 1 पॉजिटिव। इसके साथ जो वाटर लगेंगे वो ज्यादा लगेंगे। तो एक याद है आपको, ऐसा एस ब्लॉक में पढ़ते थे लिथियम पॉजिटिव में कि वैसे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था सोडियम बेटर, लेकिन लिथियम था। वहां भी क्या रीजन रहता था, लिथियम पॉजिटिव का साइज छोटा है, हाइड्रेशन क्या है ज्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल में बहुत बार आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो इसीलिए सीरीज लिख रखी है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। सब सीरीज में से सीरीज के बेस पे बताओ, इनके जो ई नॉट पॉजिटिव हैं मेटल 2 पॉजिटिव से मेटल, फैक्ट के बेस पे बताना सोच के वहां जो पड़ा है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा मेटल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, कॉपर। बाकी सबका क्या था, नेगेटिव। तो वो सीरीज में हमने फैक्ट पढ़ा हुआ है, भी हाइड्रोजन के नीचे कॉपर सिल्वर गोल्ड लिखते थे, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में से और कोई नहीं लिखा। इट मींस बाकी सबके नेगेटिव हैं, लेकिन एक्सेप्शन हो गया, कॉपर का क्या है, पॉजिटिव। तो वो यहाँ क्वेश्चन पूछ ले डी&एफ में तो पूछा जा सकता हो जाएगा। लिख लो इस पॉइंट को भी बना के, मेटल 2 पॉजिटिव से मेटल is positive for copper in first transition series। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में किसका पॉजिटिव है, ये कॉपर का पॉजिटिव है। ऑल अदर हैव नेगेटिव, बाकी सबकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। फिर टॉपिक था ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड एक टॉपिक हमने आज पढ़ लिया कि कभी स्टेबिलिटी के बेस पे पोटेंशियल वैल्यूज आ जाएं, तो यहां अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक बार स्टेबिलिटी वाला टॉपिक चेक कर लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी से निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या रहता है, कोई हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक टॉपिक पढ़ा था एटॉमाइजेशन। एटॉमाइजेशन का मतलब होता है एटम बनाना। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन एटम बनाना होता है। अगर कोई गैसेज हैं, हाइड्रोजन गैस, तो इसका मतलब H एटम बनाना है। इसका मतलब यहाँ जो एटॉमाइजेशन है वो इसकी बॉन्ड एनर्जी से निकल जाती थी। अगर आपको बॉन्ड एनर्जी बता देता था कि हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, तो उससे आप एटॉमाइजेशन निकाल देते हो ना। एटम बनाना होता है। CH4 में कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, सारे एटम बनाने के लिए 4। तो इसकी जो एटॉमाइजेशन है वहां हम सीधा निकाल सकते थे, एटॉमाइजेशन इज इक्वल टू 4 बॉन्ड की एनर्जी। तो याद आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे क्वेश्चन किए। लेकिन अगर बात करें मेटल्स की एटॉमाइजेशन, सोडियम मेटल है, इसकी एटॉमाइजेशन, तो सोडियम के वेपर बनाने को कहते हैं एटॉमाइजेशन। और मेटल में कौन से बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, सोडियम सोडियम में मेटालिक बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। हमें इनका कंपैरिजन करना। ये सारे ज्यादातर क्या है, मेटल्स। और मेटल्स के लिए एटॉमाइजेशन क्या होगा, उसके मेटल मेटल के आपस में बॉन्ड तोड़ने। मेटल के बॉन्ड तोड़ने मींस मेटालिक बॉन्ड तोड़ने। इसका मतलब बताओ क्या एटॉमाइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड से रिलेट होगा, क्या लिखें, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो एटॉमाइजेशन भी क्या लगेगी, ज्यादा। इट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक दिया जा रहा है, इन मेटल्स में मोर आर नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी, मोर इज
स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जो बनता है वो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है ना, याद है सोडियम में पोटाशियम में फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग से घूमते हैं, कर्नल्स हैं एम्बेडेड इन पूल ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कल ही हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से माने हैं, एस वाले चलो सारे माने हैं, वो तो सभी में S2 हैं। डी वाले कौन से माने हैं, सिर्फ हाफ फील्ड माने। अगर डी वाले हाफ फील्ड जो है या अनपेड जो है वो अपने वैलेंस माने हैं, तो फिर ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो पेयर नहीं करेंगे, वो कौन से करेंगे, अनपेयर। तो जितने डी अनपेयर ज्यादा हैं उतना ही एक आइडिया जरूर लग जाएगा, एक्सेप्शन होंगी ऑब्वियसली, लेकिन आइडिया लग जाएगा कि हम बता पाएंगे भी इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इसका क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे सोचें तो बताओ एटोमाइजेशन का क्या ट्रेंड आना चाहिए। पीरियड में जाते आते देखते हैं ट्रांजिशन सीरीज में। पहले पीरियड में हमें पता है ऐसे नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बढ़ेंगे कहां तक, D5 तक बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होने लग जाएंगे, पेयर होने लग जाएंगे, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो D10 तक क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं मिडिल तक, मिडिल के बाद क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज। तो क्या फिर इसका जो स्ट्रेंथ है या एटोमाइजेशन है, क्या वो भी ऐसा कुछ ही चलेगा कि मिडिल तक क्या होगा, इंक्रीज, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज। तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभी इंक्रीज अप टू मिडल देन स्टार्ट्स डिक्रीज। वैसे कुछ आइडियाज हम जरूर लगा सकते हैं एटोमाइजेशन का। ठीक है, और ये एटोमाइजेशन का फैक्ट बनाने के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है उसने, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एटोमाइजेशन इज सम ऑफ, पहले मेल्ट करना है फिर क्या करना है, बॉयल करना है, वेपर तभी बनेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट का भी ट्रेंड देखें तो उसने में मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड कुछ ऐसे दिया हुआ है कि पहले इंक्रीज होता है फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है। चेक करो कौन एक्सप्लेन करेगा। मिडिल तक इंक्रीज फिर क्या होता है, डिक्रीज, एक्सप्लेन करो कोई, बोलो। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं आपको मिडल, तो मेटालिक बॉन्ड बढ़ता है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्ट करना मुश्किल होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा जितने जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा, सेम ही है, क्लियर। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, दो जगह एक्सेप्शन दी है इसने। यहां मैग्नीज एक्सपेक्टेड था आना चाहिए, लेकिन मैग्नीज नीचे चला जाता है, क्रोमियम से भी नीचे और आयरन से भी नीचे, सबसे ज्यादा क्रोमियम ऊपर आ जाता है, मैग्नीज नीचे चला गया। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा दिया है, लेकिन मैग्नीज के ऊपर बोलना क्या आता है, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम फिर से नीचे चला गया। थर्ड का इससे भी ज्यादा दे रखा है, हाँ, लेकिन रहीनियम में कोई ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर टंगस्टन है। तो अब इस फैक्ट को हमने एक्सप्लेन करना है जो ग्राफ बना के दिया हुआ एनसीईआरटी में। पहला पॉइंट, अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं या फिर नॉर्मल ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन ए ट्रांजिशन सीरीज, पहले नॉर्मल ट्रेंड बताओ क्या ऑब्जर्व किया हमने। लेफ्ट टू राइट जाते हुए मिडल तक इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है। तो कहीं ये लिखा हो असर्शन बना के, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, यस। एक एक्सेप्शन है यस, लेकिन एक्सेप्शन की वजह से हम ये नहीं कहेंगे भी ट्रू नहीं है। जनरल स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, मिडल तक इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट इन ए ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीज अप टू मिडल देन स्टार्ट्स, ठीक है। फिर एक्सेप्शन लिख रहे हैं, सेकंड केस, मैग्नीज का लो क्यों है, मैग्नीज हैज लो
देन एक्सपेक्टेड। तो रीजन लग सकता है भी इसमें 3D5 स्टेबल हो जाए, हाफ फिल्ड स्टेबल। हाफ फिल्ड स्टेबल होने की वजह से इसके जो D5 हैं तो 5 अनपेयर्ड, लेकिन वो 5 पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते क्योंकि वो वैसे भी ज्यादा स्टेबल हैं। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मेटालिक बॉन्ड बना ही नहीं रहे, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो। तो मैग्नीज का एक एक्सेप्शन होगा, क्रोमियम आयरन का ज्यादा होगा, मैग्नीज का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमें आ जाएगी मैक्सिमम किसका है, ऑप्शन देगा क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कुछ ऐसे। हमने मैग्नीज नहीं लगाना, हमने क्या लगाना है, क्रोमियम। क्रोमियम फैमिली का मैक्सिमम है क्रोमियम, क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, मैक्सिमम इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रांजिशन सीरीज। रीजन 6 अनपेयर्ड है, 5 नहीं, कितने अनपेयर्ड हो गए, 6। 4s1 3d5, 4s1 3d5 ज्यादा हो। कहीं आपको लगे भी इसमें स्टेबल क्यों नहीं है, तो तुम्हें बता दें भी जो 4s2 3d4 है ना, ये थोड़ा इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। 4s2 3d4 भी मिलता है, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होके 4s1 3d5 बनेगा ना, तभी बनेगा। ग्राउंड स्टेट तो 4s2 है, इसीलिए कॉपर 1 भी मिला, कॉपर 2 भी मिला, क्योंकि कॉपर एक्चुअल में 4s2 3d9 भी है, तो कभी 2 निकल गए तो 3d9 भी रह गया, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है दोनों स्टेट, है ना। इसलिए हम क्रोमियम वाला ये केस नहीं ले रहे, भी क्रोमियम स्टेबल होगा, क्योंकि क्रोमियम दोनों है, 4s2 3d4 भी है कुछ परसेंट, ज्यादा परसेंटेज ऑब्वियसली क्या है, 4s1 3d5। ठीक है, तो 6 अनपेड होने की वजह से ज्यादा। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, नीचे जाते हुए ट्रांजिशन सीरीज से 1 से 2, 2 से 3 इंक्रीज हो रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। जनरल इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जो है डी इलेक्ट्रॉन की, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इंक्रीज। बताओ, कलम ने ऐसे लिखा था भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाते हुए स्टेप बढ़ती हैं, इसका मतलब नीचे वालों के जो डी हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, वो +8 भी दिखाते थे ऑस्मियम, आयरन नहीं दिखाता था। इसका नीचे वाले के जो डी हैं वो न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से वो ज्यादा फ्री हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो पूल में ज्यादा आएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूल में रहेंगे तो आपस में मेटालिक बॉन्ड क्या होंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाते हुए। ये ग्राफ चेक करो, एनसीईआरटी में ऐसे दिए हुए हैं 3, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, चेक करना एक बार। इसमें से मैक्सिमम लिख लो, फिर पूरे डी ब्लॉक में अगर मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम एक मेटल निकली है, बता सकते हो कौन सा आएगा जिसमें पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आ जाएगा? हाँ, तो लिख लो टंगस्टन। तो मैक्सिमम किसका है? टंगस्टन। लिख लो मैक्सिमम इज फॉर टंगस्टन। कर लोगे बेटा ये? मिल गया। मैक्सिमम किसका है? टंगस्टन का। टंगस्टन किस फैमिली में? यहां देखो क्रोमियम, क्रोमियम के ऊपर क्या है? मोलिब्डेनम, ऊपर क्या है? टंगस्टन। तो टंगस्टन का मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है। साथ में लिख लो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट। तो इसका क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि टंगस्टन बल्ब फिलामेंट में यूज होता है सर्शन, रीजन लिखा होगा बिकॉज इट हैज गॉट मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज फॉर टंगस्टन, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन, कहां पे? बल्ब फिलामेंट। बल्ब फिलामेंट में यूज होता है टंगस्टन, इसका रीजन भी यही है। तो फिर ये तो बिना एक्सेप्शन के लॉजिक हमारे सही हो गए। मैग्नीज का समझ आ रहा है, D5 स्टेबल है, स्टेबल की वजह से नीचे आ गया। क्रोमियम फैमिली ऊपर आ गई क्योंकि D6 है, तो एवरी ट्रांजिशन सीरीज में होना चाहिए था मैग्नीज, लेकिन क्रोमियम का ज्यादा है, मोलिब्डेनम का ज्यादा है, टंगस्टन का ज्यादा है। नीचे आते हुए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आपस में जो इन्वॉल्वमेंट है डी की वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जनरली नीचे आते हुए क्या होंगे? बढ़ेंगे। और अपने में लीस्ट कौन से हैं? D10, है ना। लास्ट पॉइंट लिख लो, least melting point in respective transition series is for D10 configuration. least melting and boiling point दोनों ही, least melting and boiling point
in their respective transition series is for zinc, cadmium and mercury. Zinc, cadmium and mercury. Reason? Due to D10 configuration. Due to D10 configuration. D10 configuration है, बचेगा। तो हमें आ जाए मरकरी, तो क्या है? लिक्विड। क्या इसका कोई रीजन दे सकते हो अभी? वाई मरकरी इज लिक्विड? क्योंकि D10 है। जब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो इसमें वो करैक्टर भी नहीं लगेगा भी नीचे आते हुए इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई, क्योंकि कर ही नहीं सकता, ये तो D10 है। अगर कर ही नहीं सकता तो इसमें जनरल ट्रेंड आ गया भी नीचे आते हुए मेटल के साइज बड़े हो गए। साइज बड़े हो गए तो पैकिंग क्या होगी? लूज। लूज पैकिंग होगी तो फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम। या तो डी पार्टिसिपेट करता ना, फिर तो मैं मानता भी नीचे आते हुए इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई, ये तो कर ही नहीं सकते पार्टिसिपेट। तो इसमें वो भी लॉजिक हमारा सही आ रहा है कि मरकरी का लीस्ट है, क्योंकि मरकरी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसमें D10 है। जब पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते तो क्या इससे फर्क पड़ेगा भी नीचे आते हुए टेंडेंसी बढ़ती है? करता तो है नहीं ये पार्टिसिपेट, है ना, तो फिर वो लॉजिक भी इसमें नहीं लगे। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिख लो मरकरी इज लिक्विड। मरकरी इज लिक्विड because its d electron cannot participate in metallic bonding. Mercury is liquid because its d electron cannot participate in bonding, metallic bonding। metallic bonding में participate नहीं कर सकते। हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के लिखना, आपको आगे मिलेगा एक चैप्टर में। जिंक, कैडमियम and mercury, zinc, cadmium and mercury are purified by distillation. Zinc, cadmium and mercury are purified by distillation. डिस्टिलेशन होता है बेटा, जैसे हम दो लिक्विड्स की करते हैं डिस्टिलेशन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो जब इनकी जिंक की या कैडमियम की या मरकरी की इम्प्योर मेटल हमें मिलती हैं, इम्प्योर मेटल में जो इम्प्योरिटीज हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए एक बेस्ट टेक्निक है कि ये तीन मेटल हैं, मरकरी तो लिक्विड ही है, बाकी दो उनके मेटालिक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। हम क्या करते हैं, इन्हें वेपर बना लेते, हीट करेंगे, हीट करके इन मेटल के वेपर बन जाएंगे, वेपर बना के इन्हें दूसरी वेसल में ले जाएंगे, पीछे क्या बचेंगी? जो भी इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योर मेटल पीछे बचती हैं, वो इम्प्योर मेटल कोई भी हो सकती है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए जो प्योरिफिकेशन की टेक्निक है डिस्टिलेशन, वो भी इसी वजह से है क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। ठीक है, तो लिख लो ड्यू टू वेरी लेस बॉइलिंग पॉइंट्स these metals, due to very less boiling point, these metals will easily form vapors. These metals will easily form vapors. So can be separated. So can be separated from impurities by distillation. Can be separated from impurities by distillation. इस वजह से डिस्टिलेशन टेक्निक बढ़िया रहेगी, इन्हें हम सेपरेट कर सकते। हो जाएगा बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज एक इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है, ट्रांजिशन मेटल्स आर बेस्ट कैटलिस्ट। बेस्ट कैटलिस्ट है। कुछ रिएक्शन के नेम लिख रहा हूं, आप उनका कैटलिस्ट बताना, मैंने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, अपना अपना कॉपी पे लिखो क्या क्या है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कैटलिस्ट क्या है? हेबर प्रोसेस,
कैटलिस्ट क्या है? ओस्टवाल्ड कैटलिस्ट क्या बताया था? डीकन्स प्रोसेस कैटलिस्ट क्या बताया था? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। इसके दोनों लिखने हैं, होमोजेनस भी लिखना है कैटलिस्ट क्या है, और हेट्रोजीनस भी लिखना है क्या है। ऑक्सो प्रोसेस कैटलिस्ट क्या था? और ये कैटलिस्ट जब आपकी लिस्ट बनेगी आपको खुद समझ आएगा भी जितने भी कैटलिस्ट हैं वो सारे क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहला कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ V2O5 सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर है। V2O5 किसका प्रेपरेशन है? प्रेपरेशन ऑफ H2SO। हेबर आयरन ऑक्साइड था वैसे तो, है ना, मैंने लिख लिया था वहां कि आयरन ऑक्साइड लिखा होगा, आपको ज्यादा मिलेगा। आयरन ऑक्साइड प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। इसमें प्रमोटर कौन सा रहता था? मोलिब्डेनम। प्रमोटर आता था मोलिब्डेनम। ठीक है, आयरन जो आयरन ऑक्साइड एक ही बात है। ओस्टवाल्ड प्लैटिनम प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। डीकन्स CuCl2 प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन था ये। ठीक है, HCl+O2 है ना, उससे क्लोरीन निकल जाता था, वाटर बनता। होमोजेनस हमने अभी कोऑर्डिनेशन में एक चेक किया था, विल्किंसन। विल्किंसन बोलना रहोडियम था, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन थे, ट्रेस एक क्लोराइड रहोडियम का था, है ना। हेट्रो में निकल प्लाटिनम प्लेडियम पढ़ी है हमने, निकल प्लाटिनम प्लेडियम। ऑक्सो में ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट। ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट का स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी में दिया था, पढ़ा था हमने कहीं, थोड़ा डिफरेंट वे में था। 2 CO बीच में आ गए थे, 3 इधर लगे थे, 3 इधर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चेक करना लास्ट पे एप्लीकेशन। तो ऑक्टा कार्बोनेट डाइकोबाल्ट हमने पढ़ा, ये सारे पढ़े। तो यहाँ एक तो दोबारा से यही क्वेश्चन पूछने लग जाएगा कि ओस्टवाल्ड में क्या है, कॉन्टैक्ट में क्या है, कहीं बुक में आप पढ़ोगे, है ना। मेन है कि चलो ये समझ आ गई भी ये होते हैं कैटलिस्ट, बेस्ट हैं, लेकिन क्यों है, रीजन क्या है। तो इसके एक दो रीजन जो दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है भी इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा काम आ रहा है हमारे। हमने जो कल टॉपिक पढ़ा कि दो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरस भी है, फेरिक भी है, 2 पॉजिटिव भी है, 3 भी है, 3 भी है, 4 भी है, एक एक का वेरिएशन है। ये चीज बड़ी काम आ रही है। कैसे? एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। एग्जाम्पल है वनेडियम पेंटॉक्साइड की एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या होता है, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड इजिली बन जाता है। अगर आप सल्फर को बर्न करोगे ना, कहीं सल्फर बर्न हो रहा है तो जो एयर में जा रही है गैस वो कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, वो बन जाती है। लेकिन आगे सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड, वहां प्रॉब्लम है। और आगे सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर आप बनाओगे तभी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डाल के क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम एक समझते हो एसिड रेन पढ़ते हैं, एसिड रेन ऐसी हो रही है कि सल्फर कहीं बर्न हो रहा है, एयर में चला गया SO2, लेकिन एयर में कभी लाइटनिंग हुई, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हुई तो SO2 जल्दी से किस में कन्वर्ट हो गया? SO3 में, और वो SO3 एसिड रेन बन के नीचे गिरने लग गया।
लेकिन नॉर्मली SO2 से SO3 बनाना, या तो हाई वोल्टेज दो जितनी तब निकलती है, नहीं तो मुश्किल है। उसके लिए फिर हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, और ये की स्टेप है जिसमें प्रॉपर वनेडियम पेंटॉक्साइड काम करेगा। कैसे काम करेगा? वनेडियम पेंटॉक्साइड की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, 5B और 4B है, और वनेडियम पेंटॉक्साइड बहुत जल्दी SO2 को अपनी ऑक्सीजन दे देता है, क्योंकि वनेडियम पेंटॉक्साइड बनना इसके लिए इजी है। दोबारा से एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वनेडियम पेंटॉक्साइड बनेगा, क्योंकि हमें पता है वनेडियम +5 क्या है, ज्यादा स्टेबल। तो वनेडियम SO2 को अपनी ऑक्सीजन दे देता है, खुद ऑक्सीजन एयर से दोबारा ले लेगा। इट मीन जो SO2 डायरेक्ट एयर नहीं ले पा रहा था, डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, उसमें एक इंटरमीडिएट है, कौन? वनेडियम। वनेडियम ऐसे करता है कि एयर से खुद लेता है ऑक्सीजन, इसे देता रहता है। क्योंकि वनेडियम की दो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही पॉसिबल है, 4B बनती है और 5B बनती है, तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बना के काम करेगी कि मैं बीच में इंटरमीडिएट पढ़ जाऊं, भी तुमसे नहीं हो रहा, चलो मैं ऐसे करूंगा, मैं आगे से ले लूंगा, तुम्हें दे दूंगा। तो ऐसे वनेडियम पेंटॉक्साइड काम कर रहा है, खुद इसे दिया जा रहा है ऑक्सीजन, और खुद कहां से लिया जा रहा है? एयर से। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से हो रही है। इस वजह से हम कहते हैं भी हाँ, हो सकता है ये करैक्टर कहीं ना कहीं काम का हो हमारे, कि इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी आ गई। दो थ्योरीज थी, आपको याद हो सरफेस केमिस्ट्री में, एक तो थी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, एक थी सरफेस केमिस्ट्री वाली। दो थ्योरी लिखी थी ना वहां सरफेस केमिस्ट्री में, एक थी होमोजेनस वाली, एक थी हेट्रोजेनस वाली। एक तो होता है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, एक होता है सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो जाए, एडजॉर्प्शन जो हो, तो ये तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी में काम आ गया प्रॉपर्टी। दूसरी थ्योरी कौन सी आ रही है? वो सरफेस केमिस्ट्री में काम आ रही है। उसमें ये कह रहा है, कहता इनकी जो एडजॉर्प्शन क्वालिटी है वो काफी ज्यादा है, अनवैलेंस वैलेंसीज बहुत ज्यादा हैं सरफेस पे, ड्यू टू अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। अनवैलेंस वैलेंसीज बहुत ज्यादा हैं, अनवैलेंस वैलेंसीज ऑन सरफेस हेल्प इन एडजॉर्प्शन। तो हमने पढ़ा ही है कि एडजॉर्प्शन थ्योरी में निकल का एग्जांपल लेके हमने किया था कि एडजॉर्प्शन थ्योरी में ये सक्सेसफुल हैं, एडजॉर्प्शन का काम करते हैं। और वो एडजॉर्प्शन क्यों करते हैं? ज्यादा रीजन क्या है? अनवैलेंस वैलेंसीज की वजह से। तो दो रीजन हमें लग रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है, दोनों ही थ्योरीज में काम करते हैं ये। कई बार तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, एक बार चेंज कर लेंगे दोबारा फिर चेंज हो जाएगी, कैटलिस्ट है, दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहिए। दूसरा ये है कि इनके सरफेस पे सरफेस एरिया ज्यादा है, अनबैलेंस वैलेंसीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जनरली हमने पढ़ा था भी सरफेस वाले एटम जो हैं उनका एक आधा बॉन्ड फ्री रह जाता है। वो ज्यादातर तो एक आधा रहता है, लेकिन इनमें एक नहीं, इनमें डी कितने कितने अनपेयर्ड हैं। आयरन में अगर देखें तो 4 अनपेयर्ड हैं, तो हैबर प्रोसेस में बढ़िया एब्जॉर्प्शन होने लग गई, उसके 4 बॉन्ड का फायदा हो गया। तो नंबर ऑफ अनवैलेंस वैलेंसीज कंपैरेटिवली क्या होंगी? ज्यादा। अगर सोडियम की बात करें या किसी और मेटल की बात करें तो उनपे नहीं है इतनी, लेकिन इनपे नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा होने की वजह से अनवैलेंस वैलेंसीज क्या है? ज्यादा है, जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन थ्योरी भी काम करती है। तो दोनों थ्योरीज हो जाएंगी, फॉर्मेशन इंटरमीडिएट की भी करते हैं उसमें भी ये सक्सेसफुल है, और एडजॉर्प्शन में भी सक्सेसफुल है, क्योंकि अनबैलेंस वैलेंसीज क्या है? बहुत ज्यादा है। तो दो रीजन हम दे हो जाएगा बेटा। इट मीन्स फिर से सर्टेन रीजन में इन दोनों में से कोई भी रीजन लिखा हो, दोनों का आंसर ए से लिंक होगा कि दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। ठीक है, ट्रू है। रीजन लिखा होगा या तो सेकंड वाला अनबैलेंस वैलेंसी ज्यादा है, या फिर लिखा हो वेरिएबल ऑक्सीजन, या फिर दोनों लिखे हों, फिर बोथ आंसर होगा। मान लो मल्टीपल आ गया, वी दे आर गुड कैटलिस्ट, वाई? ए ऑप्शन लिखा हुआ है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बी लिखा हुआ है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी, तो फिर सी आंसर होगा बोथ, दोनों से हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल
कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं ये। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? हमने इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स पढ़े थे, किसी को याद है? पहले हाइड्राइड्स ही बता दो मुझे, 3 तरह के पढ़े थे हाइड्राइड्स, क्या थे? ऐसा था आयनिक, जस्ट सॉल्ट लाइक, कोवेलेंट एंड इंटरस्टिशियल या मेटालिक। आयनिक सॉल्ट लाइक थे एस ब्लॉक के, कोवेलेंट थे ज्यादातर पी ब्लॉक के। इसमें याद है 3 तरह के थे, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। एंड इलेक्ट्रॉन रिच। कैटेगराइज करो, अमोनिया कहां रखें? रिच, क्योंकि लोन पेयर आता है। कार्बन के मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रिसाइज। बोरोन फैमिली के हाइड्रोलिथ क्या था? हाइड्रोलिथ CaS2। और इनकी एक प्रॉपर्टी थी कि अगर इनमें वाटर डाल दें तो क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन। तो हम यूज करते थे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन। याद आ रहा है सारा टॉपिक? इंटरस्टिशियल वहां लिखा रहता था कि डी ब्लॉक के बनते हैं, याद है? एक हाइड्राइड गैप होता था शायद 7, 8, 9 वाला, ये नहीं बनाते, बाकी सारे डी ब्लॉक बनाते हैं। तो टॉपिक आ ही गया। अब इसे यहां पे क्या बना रहा है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हमने पढ़ रखे हैं अभी कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कौन बनाते थे? डी ब्लॉक। तो वहां हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि जो मेटल हैं, टाइटेनियम, वनेडियम, कोई भी मान लो टाइटेनियम है, इनके पास वॉइड्स हैं और इनके वॉइड्स के साइज कंपैरेटिवली बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि इनमें कोई छोटा एटम हाइड्राइड यहां फिट हो गया, अदरवाइज इंटरस्टिशियल में हाइड्राइड, कार्बन या नाइट्रोजन। 3 तरह के कंपाउंड इसने लिखे हैं, तीनों फिट हो सकते हैं। हाइड्राइड बन जाएंगे अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया, कार्बाइड बन जाएंगे अगर कार्बन ऐड हो गया, नाइट्राइड बन जाएंगे अगर नाइट्रोजन ऐड हो गया। तो यस, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल, हमने पढ़ रखा है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में पढ़े थे। इन्हें मेटालिक भी कहते हैं। अब बताओ क्या लॉजिक दोगे फिर इसका? अगर हम एज ए वाई दे फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, तो इनकी वॉइड का साइज कंपैटिबल है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। और ये फायदा इन्हें इस वजह से है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इन बिटवीन आ गए। इधर अल्कली मेटल्स हैं बहुत बड़े हैं तो उनके वॉइड भी बड़े हैं, तो फिर छोटे एटम फिट ही नहीं हो रहे, स्लिप हो जाते हैं। इधर नॉन मेटल वाली साइड चलते हैं, बोरोन आ गया, बड़े साइज, छोटे साइज हैं, बहुत छोटे होने की वजह से उनमें वॉइड का साइज इतना छोटा कि एटम नहीं फिट होते। तो सिर्फ ये बीच वाले जो डी ब्लॉक हैं इनके साइज कंपैटिबल हैं, ना तो बहुत ज्यादा बड़े लाइक अल्कली मेटल, ना बहुत ज्यादा छोटे लाइक पी ब्लॉक, जिसकी वजह से वॉइड के साइज इन्हीं में कंपैटिबल निकले, जिसमें कोई एटम छोटा H, C या N फिट हो गया, जिसकी वजह से ये क्या बना देते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हो जाएगा बेटा? तो राइट डाउन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। रीजन लिखो क्या हो, लॉजिक क्या है इसका, रीजन क्या रहेगा? void size are compatible with size of some smaller atoms like hydrogen, carbon and nitrogen। void size compatible हैं, ना तो बहुत ज्यादा छोटे हैं ना बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिसकी वजह से हाइड्राइड हमें मिलते हैं इंटरस्टिशियल, कार्बाइड हमें मिलते हैं और नाइट्राइड हमें मिलते हैं। अल्कली मेटल के साइज बड़े हैं, पहले आते हैं एस ब्लॉक, फिर आते हैं डी, फिर क्या आते हैं पी ब्लॉक।
इनमें जो वॉइड बनेंगे बहुत ज्यादा बड़े बन जाएंगे, voids are very big। इनमें जो void बनेंगे बहुत छोटे बनेंगे। voids are too small to fit smaller atom like hydrogen carbon। तो इनके साइज क्योंकि ना तो बड़े हैं ना छोटे हैं, तो इनके void एग्जैक्टली रेडियस रेशो के हिसाब से सही आगे कि इनमें क्या फिट हो गया, हाइड्रोजन या कार्बन या फिर नाइट्रोजन। तो ये तो नेचुरल है भी, नेचर में ऐसा आ गया, बाय चांस हो गया कि किसी ना किसी का साइज फिट बैठना था, इनका फिट बैठ गया, जिसकी वजह से इनमें क्या बनते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो हमने काफी ज्यादा इंटरस्टिशियल कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, कर लोगे बेटा ये आगे। इसी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की वजह से पहली बात, इनमें एलॉयज काफी बना सकते हो आप। जैसे स्टील एक एलॉय है, स्टील में आयरन में हम डाल देते हैं थोड़ा सा कोयला ग्राइंड करके, आयरन मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके बीच में कोयला ग्राइंड करके डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता था कि आयरन की जो वॉइड्स हैं उनमें क्या फिट हो जाता है, कार्बन। तो हम खुद बनाने लग गए एलॉयज। ठीक है, क्यों बनाने लग गए, फायदे क्या है इनके, नुकसान क्या है। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं ये हमारे लिए क्या काम आते हैं, इनके कैरेक्टर्स में पहला, दे आर हार्ड, ज्यादा हार्ड है, इनकी हार्डनेस क्या होगी, ज्यादा। जैसे आयरन बनाया तो आयरन का हमारे लिए लॉजिक क्या है, आयरन हम प्योर नहीं लेते, हम जितना बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं, आप मार्केट में जाओ आपको स्टील नाम से मिलेगा। वो स्टील क्या है, आयरन में, आयरन जैसे निकला इंडस्ट्री से, साथ के साथ खुद कार्बन 2.5% कोयला ग्राइंड करके डालते हैं, तब वो हार्ड बनता है, जिसे हम क्या यूज करते हैं, एज बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो हम खुद बहुत जगह ऐसे करेंगे भी, जितने भी मेटल्स हैं, आयरन है और हार्ड बनाना है तो हमें पता चल गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेते हैं, हार्ड है। ठीक है, सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट हाई है। जब पैकिंग ज्यादा क्लोज हो जाएगी तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट है। टंगस्टन कार्बाइड का और भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, तो हम मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड, एक फायदा है, कंडक्टिविटी सेम रहती है, कंडक्टिविटी रिमेन सेम, उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। जिसकी वजह से मान लो कॉपर वायर बनानी है, हमने घरों में लगानी है, तो प्योर कॉपर की जगह आप कोई ना कोई बीच में इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना के ले सकते हो, उससे वो वायर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्ड हो जाएगी। लेकिन फायदा ये है कि कनेक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि ये अपना अलग से बड़ा है, कार्बन, कार्बन अलग से बड़ा है, इससे कनेक्टिविटी, जो मेटल मेटल के स्ट्रक्चर हैं वो तो बने हुए हैं, कर्नल्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन सा कोई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहे हो ना, सिर्फ इंटरस्टिशियल वॉइड बनाया है। ऐसा नहीं कि कार्बन का इसके साथ कोई बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड नहीं बना। तो फिर इलेक्ट्रॉन जो हैं डी वालों के, वो तो फ्री पड़े हैं पहले भी, अब भी क्या है, फ्री हैं। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उतना ही कनेक्टेंस क्या होगी, ज्यादा। तो कनेक्टिविटी पे कोई असर नहीं आ रहा, कनेक्टिविटी क्या रहती है, सेम। हाँ, एक फायदा थोड़ा सा हो सकता है कि केमिकली ये इनर्ट हो जाते हैं। एक फायदा ये हो जाएगा कि मान लो ये वॉइड खाली थी, तो आप कोई केमिकल डालते, वो इसमें चला जाता वॉइड में, यहाँ जाके धीरे 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 इससे रिएक्शन करता रहता, रिएक्शन करता रहता, तो ये केमिकली रिएक्ट करने लग जाते, कुछ ना कुछ और कंपाउंड बनाते। अब वो चीज नहीं है, क्योंकि वॉइड भर दी तो कोई और चीज, ऑक्सीजन है, कोई और है, कोई वाटर है, वो इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर केमिकली इनर्ट हो जाएंगे। तो ये इसका फायदा हो जाएगा। तो इसके कहाँ कहाँ फायदे हम लेते हैं, हार्डनेस बढ़ाने के लिए स्टील बना लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए टंगस्टन प्योर की जगह अगर टंगस्टन कार्बाइड लेंगे तो और भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट में फायदा मिलेगा, बल्ब फिलामेंट में। कंडक्टिविटी रिमेन सेम, मतलब जहां हम वायर्स बना रहे हैं, कोई ऐसी चीजें बना रहे हैं, तो वहां कंडक्टेंस पे कोई लॉस नहीं आ रहा।
और चौथा एक फायदा ये हो गया, अभी यहाँ जो वॉइड थे इनमें कभी पानी आ गया, कभी कुछ आ गया, रस्टिंग भी कम होएगी आयरन की कंपैरेटिवली अगर इनके हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो वो बार बार इससे रिएक्ट करके कोई अनवांटेड कंपाउंड बनाते रहते, रस्टिंग हो जाती, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इनके फायदे हो जाएगा बेटा, क्लियर है। तो आज हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, चेक करो कौन कौन से हैं। पहला है 4 हो गई, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर ही हैं, उनमें सारा लॉजिक जो लिया हमने नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स का लिया, जितने अनपेड ज्यादा उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, उतनी ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। दूसरा कैटेगरी हमने पहले से लिस्ट बनाई हुई थी, वो ऐड कर ली दोबारा से, रीजन लिख दिए, एक तो अनबैलेंस वैलेंसीज बढ़ गई, एक ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, और तीसरा साइज कंपैटिबल होने की वजह से कुछ ऐसे कंपाउंड बनाने लग गए जिससे हार्ड बना लेंगे, केमिकली इनर्ट बना लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा लेंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा, इतना पढ़ के आओ, एक दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं वो हम कल तक। ठीक है बेटा, यहां तक एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक, अब जो आपने पूछा था क्वेश्चन वो सही था बेटा, लिखा हुआ वो ऐसे लिखा था कि जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं ना, तो इसमें 4s बाहर है, अंदर 3d है, तो क्योंकि 3d अंदर भरे जाएंगे है ना, अंदर भरे जाएंगे तो बाहर वाले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आता है फिर तो स्क्रीनिंग ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड हो रहा, बाहर से एक अंदर इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से स्क्रीनिंग क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो स्क्रीनिंग ज्यादा बढ़ेगी, फिर से वही है कि रिपल्शन बढ़ गई, रिपल्शन बढ़ गई तो साइज में जितना हम सोच रहे थे डिक्रीज होगा उतना नहीं होता, साइज में डिक्रीज मिडल के बाद तो ऑलमोस्ट सेम ही रह गया था, आयरन कोबाल्ट निकल कई जगह ज्यादा भी होने लग गया था, तो स्क्रीनिंग का रीजन दे रहा है। अभी 3D जो बढ़ता है वो अंदर इलेक्ट्रॉन आता है 4s के, इस वजह से ऐसा है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ पॉइंट? चलो ठीक है।